हमारा ये जो आज सेगमेंट है ना, उन अफराद के लिए खास तौर पर जो बालों के गिरने से परेशान हैं या जो गंजपन का शिकार हैं, उनके ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में अक्सर लोग सोच रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि एक थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, एक सेशन रख लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा करें। आपको पता है हेयर फॉल कितना बड़ा मसला? मैं ये पूछने लगी थी, आपका हेयर फॉल का मसला है? बहुत ज्यादा मसला। ट्रांसप्लांट तक तो नहीं आ रही नौबत? अल्लाह माफ करे, मेरे अपने बाल एक्सटेंशन नहीं है, अभी तक नहीं आई है। जो हेयर ट्रांसप्लांट एक जदीद, मौसर और मशहूर तरीका बन चुका है, जिसके जरिए लाखों लोग जो है वो गंजपन पर काबू पा रहे हैं और अपना एतमाद वापस ले रहे हैं। क्योंकि जब आपके बाल नहीं होते तो कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। आपके पेरेंट्स जो है ना वो जब बहुत ज्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर गलत असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट होते हैं, या फिर क्या कोई ऐसा तरीकाकार भी है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े और उससे पहले ही हम जो है ना कोई ऐसी तरीकाकार या ऐसा ट्रीटमेंट करवा के अपने बालों को बचा सके। हमने सोचा इस सारे मामले को थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और आपकी और अपनी थोड़ी सी रहनुमाई करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वारिस, जो कि एक सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और इस फील्ड के अंदर कई सालों का तजुर्बा भी रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि कौन सा शख्स जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का राइट कैंडिडेट होता है। थैंक यू सो मच जी फॉर इन्वाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस बंदे ने हेयर फॉल हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मरीज़ की हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन, उसके टेस्ट, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कॉज क्या है। जो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन कॉजेज़ में किया जाता है कि जिनमें कोई भी आपको ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसकी वजह से आपके बाल मुस्तकिल उतर गए हैं और वो बाल दोबारा वापस नहीं आ सकते दवाई से, तो आपने उन मामलात में हेयर ट्रांसप्लांट का सोचना है। अदरवाइज आप ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनमें बाल टेम्परेरी उतरे होते हैं और अगर आप ऑन टाइम अपने डॉक्टर के पास चले गए हैं, उन्होंने उसकी तशखीस कर ली है और उसका इलाज शुरू कर दिया, तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। अच्छा, और कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एक तो ये थोड़ा सा बता दें। और पीआरपी भी एक प्रोसीजर है, वो और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है? अब दोनों का मकसद तो बाल उगाना ही है या बालों की ग्रोथ ही है? अच्छा जी, आपका पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, उसके बगैर बाल आ जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम टीलोजन एफ्लूवियम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। मेल में सबसे अहम ये है कि अगर आपने कोई एंजाइटी स्ट्रेस आया, आपकी डाइटरी इनसफिशेंसी हो गई, आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई, जिस तरह के ये पीछे कोविड आया था, टाइफाइड है, ऐसी बीमारियां हैं, एक्यूट इलनेसेस हैं जिनमें बाल टेम्परेरी उतरते हैं। अगर आप ऑन टाइम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो बाल वापस आ जाएंगे। इसी तरह खवातीन में एक बड़ी वजह है, खवातीन की प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आपका हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से आपका पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है। तो उस वक्त भी अगर आप ऑन टाइम उन तमाम डेफिशिएंसीज को या इनसफिशिएंसीज को रिकवर कर लें तो आप बगैर हेयर ट्रांसप्लांट के अपने तमाम खोए हुए बाल वापस हासिल कर सकते हैं। इसके अब आपका अगला क्वेश्चन ये है था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआरपी एंड हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के मुतालिक मैं ये चाहूंगा कि तमाम लोग ये बात एक अच्छे तरीके से समझ लें कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन सूरतों में होता है जिसमें आपकी स्किन से बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, स्किन पे प्लेन एक कोई बाल नहीं है और आपकी नीचे से जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उस सूरत में आपके बाल वापस नहीं आ सकते किसी भी सूरत। उनमें सबसे लीडिंग कॉज जो है वो है मर्दाना मोरूसी गंजपन। मर्दाना मोरूसी गंजपन में जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसमें बाल दोबारा वापस नहीं आ सकते, उसमें आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, उससे स्कार आ गया है, बर्न के बाद आपके बाल हमेशा के लिए चले गए हैं या कुछ बीमारियां ऐसी हैं हमेशा होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अब ये जो सवाल है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये उन तमाम लोगों के लिए जिनकी नुमाइंदगी अक्सर यहाँ पर नहीं होती। मैं मर्द हजरात की बात करी और ये बड़ा इल्ज़ाम हम पे लगता है कि दो खवातीन बैठ के ना खवातीन के मसले डिस्कस कर रही होती हैं, मर्दों के बारे में बात नहीं कर रही होती। मर्द हजरात ये कहते हैं कि जनाब शादी के बाद इतना स्ट्रेस हो जाता है कि ना हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या इसका कोई ताल्लुक है इस स्ट्रेस का हेयर फॉल से या फिर बहुत ज़्यादा बाल गिरने से शादी के बाद का?
जी बिल्कुल है। हेयर लॉस आपकी मेंटल और एक्चुअली जो आपकी हेयर हेल्थ है वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का फाइनल एक आउटकम है। कोई बंदा जितना ज्यादा हेल्दी होगा मेंटली और फिजिकली, उसके बाल उतने अच्छे होंगे। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब की जाए, जैसा कि बड़ा कॉमन है जिन दिनों में किसी भी इंसान को एंजाइटी या स्ट्रेस आता है, तो उससे उसके एक तो डिफ्यूज हेयर लॉस है, जनरलाइज आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और एक और है जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, जिनमें पैची हेयर लॉस होता है, जिसमें गोल गोल दायरे आ जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन वजह है हेयर लॉस की, और हम इसको टीलोजन एफ्लूवियम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और जिस वक्त उस इंसान की एंजाइटी और स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो उसके बाल ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, एक तो हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है अब ये, और ये सिर्फ मर्द हजरात में नहीं होती, खवातीन में भी समटाइम्स हमें भी फील करना पड़ता है कि हेयर थिनिंग, और कुछ वेदर ऐसे होते हैं जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं। इसका कोई परमानेंट हल है? ऐसा क्या करना चाहिए? हमारी डाइट के अंदर ऐसा क्या शामिल होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको हम इस्तेमाल करते रहें और हमारे बालों के ऊपर फर्क ना पड़े? अच्छा जी, बालों की हेल्थ जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सर पे बाल हेल्दी रहें, तो जो बालों की हेल्थ है उसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर। मैं रिपीट करूंगा, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर हेयर हेल्थ। तो ये सारे, जैसे मुर्गी का गोश्त, मछली का गोश्त, ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उसके अलावा जब बदलता मौसम, जैसे कि बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोगों को स्किन में बाज़ दफ़ा डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि आपकी हेयर हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी जो सर की जिल्द है, जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं, वो हेल्दी होनी चाहिए। उसको हेल्दी रखने के लिए मैं इंपॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम लोगों को कि डेली हेड वॉश करना है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी हमारे थोड़े से बाल उतर रहे हैं, और अगर हम अपने बाल रोजाना धोते हैं तो हमारे बाल ज्यादा उतरते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने रोजाना बाल धोने हैं, आपको जो भी शैम्पू सूट करता है वो आपने शैम्पू यूज करना है, ताकि आपकी सर की जेल बिल्कुल साफ सुथरी रहे और आपके बालों की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों का हमने देखा है उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो खराब हो जाता है, या उनको कोई मसाइल हो जाते हैं। जैसे एक फेमस एक्टर जो हैं वो साजिद हसन, उनका हमने वीडियोस देखी कुछ अर्सा पहले, और उनका हेयर ट्रांसप्लांट किसी ने खराब कर दिया। सही क्लिनिक और माहिर डॉक्टर का इंतखाब ये कितना जरूरी है सही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? सही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जी एक ही चीज बहुत जरूरी है, वो है गुड डॉक्टर एंड गुड डॉक्टर। सबसे पहले ये समझ लें तमाम लोग कि ये एक सर्जरी है, ये कोई ऐसा ही छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं जिसको लोग ये समझते हैं कि ये ऐसा ही आम सा काम है, हम किसी से भी करवा लेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये एक बाकायदा सर्जरी है, जिसके लिए आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर का इंतखाब करना है, और पाकिस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS डॉक्टर को कहते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उन डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में इसके बाकायदा अभी ये स्पेशलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया था, तो मैंने तो इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा से एक फेलोशिप प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग दी थी। वहां से मैं ट्रेनिंग की। आप बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत ज्यादा लोग, हमें सिर्फ पाकिस्तानी, दुनिया भर से नजर आते हैं, वो तुर्की की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं जनाब, कि वहां पर जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, वो बड़ा कमाल हो रहा है। ऐसा क्या मुख्तलिफ हो रहा है तुर्की में जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल दीजिए। तुर्की का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसकी लोकेशन है। लकीली तुर्की एशिया और यूरोप के मिडल में वाक़या है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोप, उसके बाद UK, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक, वो तमाम, मिडल ईस्ट भी इसमें शामिल है। वहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जिस वक्त ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर तुर्की वालों ने इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दे के इंतहाई वहाँ पे लो प्राइस पे होता है, तो फिर उसमें उसका उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोई ख़ास रेगुलेशन भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि लोग ट्रैवल करके जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, क्वालिटी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका टूरिज्म, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग, वो इस हाई लेवल की हैं कि लोग इंस्पायर होकर वहां चले जाते हैं। अगर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो जाए तो दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट
ठीक है, यानी यस, उसमें उन्होंने एज कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तो साथ घूमकर भी आ जाएंगे। टर्की वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वारिस हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तुर्की के ये कहा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट का तो है ही, वहाँ पर हमारे एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, नाम नहीं मैं बताऊंगी, उन्होंने भी वहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि वो कौन थे तो गूगल करके देख लीजिएगा।